कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अगर मैं आज की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें? राजकुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन कट गया। फोन फोन चलिए, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश जो है वो हम अपने संवाददाता से करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस बुलेटिन में हम जो है खास तौर पर जो राज्य और शहरों की बड़ी खबरें होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। और देखिए, इसमें हमारे साथ आप दिल्ली की भी बड़ी खबरें देखेंगे, आप हमारे साथ पंजाब और हरियाणा की भी बड़ी खबरें देखेंगे, इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी बड़ी खबरें देखेंगे और इसी के साथ साथ देखिए देश की बड़ी खबरों की भी बात करेंगे, क्योंकि आज देखिए ना सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी चर्चा जो है वो कुछ विषयों को लेकर बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले देखिए इजराइल और ईरान संघर्ष की हम लोग बात करते हैं। इजराइल और ईरान संघर्ष, जिस पर सीज फायर की बात जो है वो की गई थी और उसके बाद भी सीज फायर के उल्लंघन की खबरें देखिए सामने आई। सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार देश और विदेश में क्या कुछ चल रहा है और सुबह आपको हम अपडेट देंगे कि क्या कुछ बड़ी खबरें हमारी हैं। और इसी पर देखिए फिर से एक बार हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अगर मैं देश की बड़ी खबरों की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी खबरों की बात करूं, तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देखिए, भारतीय अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने 50 साल पूरे होने पर इमरजेंसी जो आपातकाल लगा था उसको याद करने के लिए एक विशेष आयोजन किया है। हर जिले में उनके जो अध्यक्ष हैं या उनके जो संगठन के लोग हैं या उनसे जो जुड़े हुए जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो जाकर कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस शासनकाल में आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के दौरान जिस तरीके की यातनाएं, जिस तरीके की परिस्थितियों से लोगों को दो चार होना पड़ा था, उसको याद दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स जो उनका पोर्टल है उसके थ्रू उन्होंने एक मैसेज देने का निश्चित तौर पर इसे प्रयास किया है और आज इसको काले अध्याय के तौर पर, काले दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार मनाती हुई दिख रही है। इसको लेकर तमाम तरह की जो परिस्थितियाँ, उसके अलावा जिन लोगों ने यातनाएं झेली या जो लोग उस समय प्रभावित हुए, उनसे भी इस बात को अपने क्षेत्रों में इस पर चर्चा करने के लिए आह्वान किया गया है। तो आज देश की तो मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी खबर ये रहेगी। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो एससीओ की जो बैठक है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। और ख़ास बात यह है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम इस समय हिंदुस्तान जो है वो सर्वाइव कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया है। और ये जो एससीओ की जो बैठक है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी रक्षा मंत्री जाएंगे और सारे देशों के जो रक्षा मंत्री हैं, इसमें चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इन सब देशों के संघाई जो सम्मेलन है उसके तौर पे इसके एससीओ को माना जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो व्यापारिक संगठन है, व्यापार और आतंकवाद और तमाम जो जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को लेकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जो नई रीतियां हैं, नई कूटनीतियां हैं, उनके लेकर चर्चा की जाएगी। और जो सूचना मिली है उसमें रूस और चीन के जो रूस मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का संवाद इस सम्मेलन में नहीं होगा। आज मुझे लगता है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो है, पूरी दुनिया की इस पर निगाह रहेगी कि हिंदुस्तान आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए जिस तरीके से अग्रसर है, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं असम्मान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब 7-8 देशों के जो रक्षा मंत्री हैं एक पटल पर बैठेंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं होगी तो ठीक है, हमारे साथ देखिए देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें? उपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए उपेंद्र से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। ईशा, अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो क्या अपडेट आज के हैं? देखिए, अगर पंजाब के लिहाज से आज बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह जी मजीठिया के घर पर छापेमारी चल रही है। नशे को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये छापेमारी चल रही है।
थोड़ी ही देर में देखिए अपडेट आ जाएगी, क्योंकि मीडिया को फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो छापेमारी है वो किस संबंध में फिलहाल की गई है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जिस तरीके से नशे को लेकर ड्रग्स मामले में ही मजीठिया की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उन्हें जमानत भी, बेल पर जरूर वो बाहर है, उनको कोर्ट से राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है नशे को लेकर। और उनके अमृतसर जो आवास है वहां पर इस वक्त रेड चल रही है नशे के खिलाफ। तो देखना होगा कि जब जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, छापेमारी जब पूरी होती है, तो उसके बाद क्या खुलकर सामने आता है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो जिस तरीके से इमरजेंसी को लगाए हुए आज 50 साल हो गए हैं, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, पंजाब में भी कई बीजेपी नेताओं की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा की खासतौर से बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में, और करनाल में कार्यक्रम में वो आयोजित जो इमरजेंसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस पर शिरकत करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो इमरजेंसी भी लगाई गई थी उसके तहत किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तो ऐसे में एक तरफ नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचेंगे, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो भी आज हरियाणा में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्रियों की भी ड्यूटी आज की लगाई गई है, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव हो, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसकी बात करें या हरियाणा विधानसभा या महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें, उसमें संविधान को कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और ये आरोप लगाए थे कि अगर केंद्र में मोदी सरकार दोबारा आती है तो कहीं ना कहीं संविधान को बदला जाएगा। और इसी के तहत अब देखिए संविधान को ही एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया गया है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर यह आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने संविधान को तोड़ने का काम किया। लोकतंत्र की हत्या इस 21 महीनों में की गई जो इमरजेंसी के रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जाएगा। और ये भी अब मांग बीजेपी की तरफ से उठ गई है कि कांग्रेस जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके लिए राहुल गांधी और उनका परिवार माफी मांगे। तो ऐसे में इमरजेंसी को लेकर जो है आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। आज और कल के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मानसून ने देखिए सप्ताह भर पहले ही चाहे पंजाब की बात करें वहां पर दस्तक दी और अब हरियाणा और यहाँ पर भी दस्तक दे दी है चंडीगढ़ में। तो ऐसे में 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह भी दी गई है। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जो सप्ताह भर पहले मानसून आया है तो कहीं ना कहीं लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल ईशा, और तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया। आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा एक बार फिर से जुड़ गए। उपेंद्र, अगर मैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? चलिए ठीक है, उपेंद्र से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और लगातार देखिए ईशा, ड्रग्स को लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ में देखिए सवाल उठते रहे, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं पंजाब को इसका देखिए एक जगह मानी जाती है कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर जो है ज्यादा बढ़ोतरी जो है देखी गई है। पिछले अगर मैं डाटा की बात करूं तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो अभी की गई हैं? चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड की क्या बड़ी खबरें आज की हैं? देखिए भारतीय, अगर उत्तराखंड की बड़ी खबरों की बात की जाए तो पंचायत चुनाव से सबसे बड़ी खबर जो है वो आज की है, जिस पर दिन भर जो है आज सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का आज इस पर जो है बड़ा फैसला जिस तरीके से आना है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर जो है वो रोक लगाई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अधिसूचना जारी की थी और उसके बाद से पूरे कार्यक्रम जो है वो तय कर दिए गए थे। आज से पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी थी। साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया था कि 10 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा और 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन आरक्षण पर स्थिति साफ न होने के चलते जो है जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर जो है वो रोक लगाई थी। और ऐसे में कल जिस तरीके से उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम जो कार्यक्रम जो तय किए गए थे उसको पूरी तरीके से स्थगित जो है वो कर दिया गया है। जो आचार संहिता प्रदेश में पंचायतों में लगी थी वो भी खत्म जो है वो किया गया है। आज
क्योंकि उस पर फैसला होना है। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जो याचिका 4 याचिकाएं जिस तरीके से लगाई गई थी, ऐसे में बागेश्वर के जो कांडपाल हैं उनके द्वारा जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जिस तरीके से पंचायत चुनाव पर जो है जिस तरीके से हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, आरक्षण को अगर समझने की कोशिश अगर की जाए तो सरकार ने जिस तरीके से जो इससे पहले पूर्व में जिस तरीके से जो चुनाव हुए थे उसमें जो आरक्षण तय किए गए थे उस आरक्षण को जो है खत्म करने के बाद इस साल से नए तरीके से आरक्षण जो है उसको माना गया था, जिसको लेकर याचिका जो है वो लगाई गई थी। उसके बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने पहले भी सरकार को 3 दिन का समय जो है वो दिया गया था कि 3 दिन तक जो है सरकार अपना पक्ष जो है वो हाईकोर्ट में रखे, उससे पहले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी न करें। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से 20 जून को जो है उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से जो है अधिसूचना जारी होती है और उसके बाद उसके 2 दिन बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में जिस तरीके से यह कहा गया कि सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसको सबमिट नहीं किया गया, साथ ही जो आरक्षण को लेकर स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं की गई। हालांकि अब सरकार की ओर से राज्य पंचायती राज विभाग की ओर से जो सचिव हैं उन्होंने गजट नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में भेज दिया है और आज ये माना जा रहा है कि दोपहर के समय जो है हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कहा यह गया है कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो सुनवाई हो। क्योंकि हालांकि दूसरी सुनवाई को लेकर 21 जुलाई का समय जो है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था, लेकिन सरकार की अपील के बाद जो है इस पर जल्द जो है वो सुनवाई जो है वो की जा रही है। आज ये देखना होगा कि हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मसले को लेकर जो है क्या कुछ फैसले जो है वो निकल कर आते हैं और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग किस तरीके के फैसले जो है वो लेते हैं और पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम जो है वो किस तरीके के तय होते हैं। क्योंकि अभी तक जो कार्यक्रम तय हुए थे कि आज से जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, उसके बाद 3 जुलाई को जिस तरीके से जो पहले चरण का जिनका चुनाव होना था उनको चुनाव चिन्ह आवंटित होना था, 8 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह आवंटित होने थे, 10 जुलाई को पहले चरण और 15 जुलाई का दूसरे चरण का मतदान और 19 जुलाई को मतगणना जिस तरीके से होनी थी उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो चल रही थी। लेकिन लगातार इस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि रोस्टर जिस तरीके से जीरो किया गया, आरक्षण को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश जिस तरीके से की गई, इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था। और विपक्ष की ओर से जिस तरीके से मुख्य सचिव से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को जिस तरीके से पत्र भी भेजा गया था कि रोस्टर में स्थिति जो है पूरी तरीके से साफ नहीं है, सरकार अपनी मनमाने तरीके से जो है पंचायतों में आरक्षण जो है वो लागू करना चाहती है। इसको लेकर कई सारे सवाल जो है पहले भी उठाए गए थे। इसको लेकर याचिका जिस तरीके से हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आज सबकी निगाहें जो है हाईकोर्ट पर होगी कि किस तरीके से पंचायत चुनाव पर जो है दोपहर के समय जो है हाईकोर्ट फैसला लेता है और आगे कब तक जो है अब पंचायत चुनाव जो है वो संभव हो पाते हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार जो है वो बारिश हो रही है, ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया है कि देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जगहों पर जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर भी काफी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में तापमान में काफी गिरावट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के जरिए जो चारधाम यात्रा रूट है वहां पर जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है, कल भी जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे जो है लगभग 2 घंटे तक जो है वो बाधित रहा। उसके बाद पहाड़ों से पत्थर गिरने का जो मसला था वो लगातार बनता गया और ऐसे में वहां पर पॉकलेट मशीनों के जरिए, मजदूरों के जरिए जो है रास्ते को साफ किया गया। और इसी तरीके से जो अन्य जो पहाड़ी इलाके हैं, अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से सड़क जो है वो बाधित रही। मौसम विभाग का मानना है कि अभी मानसून जो है उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब आने वाले समय में उत्तराखंड में कई सारी भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी बिल्कुल उपेंद्र, देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है, ये तो हम आपको भी देखकर समझ सकते हैं क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में खड़े होकर यहाँ पर बता रहे हैं काफी सराहनीय है ये। और बड़ी खबरें हैं उत्तराखंड की जिन पर नजरें जो हैं वो पूरे देश की टिकी हुई हैं। आपके पास वापस लौटूंगी और ईशा आपके पास आते हुए देखिए
ड्रग्स का सर्किट अगर मैं कहूं तो वो कहा जाता है पंजाब को, और लगातार ड्रग्स को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट जो है वो पंजाब से आती रही है। लेकिन हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से समय समय पर ये वादा जरूर किया गया है कि इसकी रोकथाम के लिए प्रयास जो है किए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को लेकर आए दिन बड़े बड़े अपडेट अब भी सुनने को मिल जाते हैं। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर पंजाब में उन्हीं की सरकार है, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी हरकत में आई, युद्ध नशे के विरुद्ध यहाँ पर चलाया गया, और जिसमें बलडोजर कार्यवाही भी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की हमने कार्यवाही उत्तर प्रदेश में देखी है, ठीक उसी तरीके की यहाँ पर तस्करों के ऊपर जो बलडोजर कार्यवाही है वो यहाँ पर देखी गई, और युद्ध नशे के विरुद्ध यहाँ पर चलाया गया, जिसमें जो ड्रग्स मनी है उसकी रिकवरी की गई, ड्रग्स की रिकवरी की गई। लेकिन नशा देखिए बहुत काफी समय पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, और इस पर देखिए चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा हमेशा ही गर्माता रहा है। 2017 की बात करें तो नशे के विरुद्ध ही कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो ये वादा किया था कि 4 हफ्ते में ही नशे का खात्मा पंजाब से किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यहाँ पंजाब के ऊपर तो देखिए फिल्म तक यहाँ पर फरमाई गई, जिसका कड़ा विरोध भी किया गया। तो ऐसे में अब देखिए, अगर नशे की बात करें तो लगातार इस पे राजनीति भी गर्माती हुई हमेशा ही नजर आई है, और यहाँ पर हमेशा ही राजनीतिक पार्टियां ये बड़ा आरोप लगाती हैं कि जो बड़ी सरगना है उन तक अब फिलहाल सरकार और पुलिस नहीं पहुंच पाई है, भले ही युद्ध नशे के विरुद्ध चल रहा हो। लेकिन लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है, इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही पंजाब में शुरू कर दी है, और ये बड़ी कार्यवाही शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के घर पर देखने को मिली है। छापेमारी सुबह से ही उनके घर पर चल रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ही ये सूचना जारी की गई है मीडिया में कि नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की गई है। मान सरकार की मजीठिया के अमृतसर घर पर छापेमारी फिलहाल मीडिया से दूरी यहाँ पर बनाई है अधिकारियों ने। बाद में जब छापेमारी पूरी होगी तो देखना होगा कि जो ये छापेमारी है, ये पुराना जो ड्रग्स मामला उन पर चल रहा है, क्या उसी के संबंध में है या किसी और चीज को लेकर छापेमारी यहाँ पर विजिलेंस की चल रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बात करें तो बिक्रम सिंह मजीठिया ने कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री की एक तस्वीर देखिए सोशल मीडिया में साझा की थी, जिसमें वो आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। तो ऐसे में अब शिरोमणि अकाली दल लगातार ये कहता नजर आ रहा था बिक्रम मजीठिया भी कि उन पर अब राजनीतिक शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि वो लगातार सरकार की विरोधी नीतियों का उजागर कर रहे हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर इस तरीके के आरोप लगे हैं आपत्तिजनक, और एक और नेता के ऊपर आरोप लगे हैं, तो ये आरोप जो है शिरोमणि अकाली दल के नेता ने अपने एक्स पर भी, फेसबुक पर भी साझा किया था। तो ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, जिसे शिरोमणि अकाली दल राजनीति से प्रेरित बता रहा है। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया है कपूरथला में दोपहर 12 बजे। वहां पर पंजाब में लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, दूसरी तरफ गुजरात के उपचुनाव की अगर बात करें, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि उपचुनाव से पहले भी वो जो सीट है वो गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे वो आम आदमी पार्टी ही जीती थी। तो ऐसे में इन दो जगहों पर जो चुनाव जीती है उपचुनाव आम आदमी पार्टी, इसको लेके एक बड़ा जश्न गुजरात के बड़े नेता, पंजाब के बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचेंगे, और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि वो पंजाब से ही राज्यसभा जाना चाहते हैं, जो सीट अब खाली हुई है। लेकिन जिस तरीके से चौतरफा अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आए, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये बयान देना पड़ा कि वो नहीं जा रहे हैं राज्यसभा। तो अब नजरें टिकी हैं, क्या मनीष सिसोदिया जिन्हें पंजाब आम आदमी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किया है उन्हें भेजा जाएगा या किसी अन्य को। इसी के साथ ही देखिए संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उन्हें विधानसभा उपचुनाव में लुधियाना से उतारा गया था, वो जीत चुके हैं, अब राज्यसभा की सीट वो छोड़ेंगे और मंत्रिमंडल में अब शामिल किया जाएगा। 2 और 3 दिन के बीच में मान सरकार के मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा। संजीव अरोड़ा के साथ साथ एक और चेहरा भी मान मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी एक तरफ उपचुनाव का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ
नशे के विरुद्ध खात्मे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अकाली दल के नेता के खिलाफ करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल ईशा, और सियासत भी गर्माती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और उपेंद्र, आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, पंचायत चुनावों को लेकर विपक्ष के भी रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष का इस ओर क्या कहना है? जल्द से जल्द, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि चुनाव हो, लेकिन एक बार फिर से देखिए मामला टल गया है कोर्ट के आदेश के बाद। देखिए, विपक्ष जो है जब से आरक्षण को लेकर जब स्थिति साफ नहीं हो पाई, उसको लेकर लगातार जो है ये सवाल उठा रही थी कि सरकार की मंशा नहीं है कि उत्तराखंड में जो है वो चुनाव हो। उसको लेकर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था। और जिस तरीके से जो आरक्षण की बात हम लगातार कर रहे हैं कि जब से जो है आरक्षण जो है तय किए गए थे, उसके बाद से ही ये माना गया था कि इस पर जो है राजनीति जो है वो गरमाएगी। और साथ ही साथ जब कोर्ट में याचिकाएं जब गई तो कोर्ट की ओर से भी पहले ही जो है इस पर पूरा फैसला जो है वो लिया गया। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से तैयारियां जो है पंचायत को लेकर जो है वो पूरी जो है वो की जा रही है। कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जिस तरीके से हारे हैं, उसके बाद से फूक फूक कर जो है कदम जो है कांग्रेस रख रही है। ऐसे में तमाम जगहों पर जिस तरीके से बैठकें कर रही हैं, साथ ही जिस तरीके से प्रभारी जो है वो जिलों में जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर जो है प्रचार प्रसार जो है वो कर रहे हैं। सरकार की नाकामियों को जो है वो जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में ये पंचायत चुनाव भी ये तय भी करेंगे कि अगर इस बार जो है कांग्रेस की स्थिति पंचायत चुनाव में अगर ठीक रहती है तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका फीडबैक जो है वो अलग देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस की ओर से जो की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार वो सरकार पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि अभी जो है इस साल के अंत में जो है वो चुनाव हो, क्योंकि कई सारी खामियां जो है सरकार की है। उन चीजों को देखते हुए और वो चाहती है कि सरकार इस साल के अंत में जो है वो चुनाव हो। लेकिन हाईकोर्ट का दबाव जिस तरीके से रहा, उसके बाद सरकार ने आनन फानन में जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की बाबत उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से हाईकोर्ट में जिस तरीके से रोक जो है वो लगाई गई है। आज सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई होगी कि जब दोपहर के समय इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ निर्णय जो है हाईकोर्ट की ओर से लिया जाता है और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है किस तरीके से कार्यक्रम तय करते हैं, इस पर जो है सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई होगी। क्या फिर से जो है आरक्षण जो है वो पर जो है काम शुरू होगा, या आरक्षण प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो है तो उसके बाद जो है चुनाव जो है वो कराए संपन्न होंगे। इन तमाम चीजों की लगातार नजर बनाए रखिएगा उपेंद्र। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।